our online classes of Mercy Arvind Vidya Niketan, क्लास 11th क्लास आपकी अकाउंटेंसी की ये क्लास है। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस हमने 2 क्लास ऑलरेडी हमने अटेंड कर ली है इस चैप्टर की, तो ये आपका पार्ट 3 है, यानी थर्ड क्लास है आपके चैप्टर 1 की, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो थर्ड क्लास में हम जो भी कंटेंट है उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है आज आपका, फर्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो एडवांटेजेस के साथ कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस हमने कंसिडर किए हैं। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहला एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का एब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मतलब कि जो एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट आप समझ सकते हैं या मेरिट भी इसे कह सकते हैं। अकाउंटिंग से क्या फायदे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अकाउंटिंग प्रोवाइड आपको जो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड फ्लक्चुएट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड या गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन है, ये जनरली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लीजिए, 1 ईयर का क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये जो 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर है आपका, ये आपका गिवन टाइम पीरियड है, इसमें इसी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करता है क्या, अकाउंटेंसी। ठीक, लाइक प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ओवर अ पीरियड, इस पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है क्या, या फिर क्या लॉस हुआ है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की उस पर्टिकुलर पीरियड पे पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब उस डेट पर क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। अब देखिए, जो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि प्रॉफिट अर्न या और लॉस इनकर्ड ओवर अ पीरियड, मान लीजिए एक साल का हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, एक साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट हम बना रहे हैं, तो एक साल के लिए हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ये पूरे साल के लिए हम क्या देखते हैं, हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, हम ये देखते हैं। ठीक, जो ये देखिए, ये जो 1 ईयर है आपका, ये जो 1 ईयर है, ये पूरे 1 ईयर का हम प्रॉफिट या लॉस देखते हैं। ठीक है, जबकि इस 1 ईयर के एक पर्टिकुलर डेट पर हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट पर हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, जबकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो पूरे साल के लिए देखा जाता है। इसलिए प्रॉफिट या लॉस के लिए लिखा है ओवर द पीरियड, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए लिखा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आया, आगे चले। ठीक, सेकंड एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एज अ असिस्टेंट प्रोवाइड करना, मतलब कि जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट में असिस्टेंट के रूप में वर्क करता है। अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन बिजनेस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल में क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। फॉर दिस इट्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है, चलिए थर्ड एडवांटेज पे आते हैं। फैसिलिटेट्स करता है कि चीज को, कंपेरेटिव स्टडी को, कैसे, बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट किस मैनर में बनाते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में बनाते हैं, इसलिए कह रहा बाय कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, जो प्रिपरेशन है रिपोर्ट की प्रिपरेशन करके एट अ रेगुलर इंटरवल, मैंने आपको बताया एक साल के लिए या
जैसे कि अकाउंटिंग की जाती है पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए। इस साल एक पूरे साल के लिए अकाउंटिंग की जाएगी, फिर अगले साल फिर पूरे साल के लिए अकाउंटिंग की जाएगी, फिर अगले साल पूरे साल के लिए अकाउंटिंग की जाएगी। इस तरह अकाउंटिंग की जाती है। तो ये जो टाइम गैप है ये इक्वल है, ठीक है, और पर्टिकुलर इंटरवल है टाइम गैप जो है यही इंटरवल कहला रहा है, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल होना चाहिए। अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग अ कंपेरिजन, और अकाउंटिंग और किस चीज में हेल्प करता है, कंपेरिजन में हेल्प करता है। किस चीज की, जैसे कि मान लीजिए पहले साल हमें 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हम छोटा ही डेटा ले रहे हैं कि फर्स्ट ईयर हमें 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर सेकेंड ईयर हमने देखा कि हमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर हमें 50,000 रुपए का लॉस हुआ। फोर्थ ईयर हमें 75,000 रुपए का लॉस हुआ। फिफ्थ ईयर हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये कंटिन्यू कहाँ से पता चल रहा है, ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेटा मेंटेन कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बता रही है कि पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल 1.5 लाख का, जबकि तीसरे साल 50 लाख का प्रॉफिट 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सॉरी 50 लाख का लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ था, ठीक है। और फिर चौथे साल 75 लाख का लॉस हुआ, और पांचवें साल हमें इकट्ठा 5 लाख का लॉस हुआ। तो ये कंपेयर करने में कि पहले साल 1 लाख के फायदे में और दूसरे साल 1.5 लाख के फायदे में, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पहले साल की रिपोर्ट को दूसरे साल से, तो कंपेरेबिलिटी होती है। या तीसरे साल हमें लॉस क्यों हो रहा है, ऐसा क्या किया हमने, ऐसा क्या कौन सी मिस्टेक हो रही है हमारे बिजनेस में जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, ये सारी चीजें हमें हेल्प अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलती हैं। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ, हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखिए जो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का सोर्स है, गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी में बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की जो रेवेन्यू है उसके ऊपर, इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगा है या कितनी जीएसटी हम गवर्नमेंट को पेड कर रहे हैं, इनकम टैक्स क्या पेड कर रहे हैं, जीएसटी क्या पेड कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिफाइन कौन करता है, किसकी हेल्प से हो जाता है, अकाउंटिंग की। क्यों, क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की जाती है। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प मदद करता है इन सेटलमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटी। सेटलमेंट में, किसमें, टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट में, कि कितना टैक्स पेड है या कितना टैक्स हम पेड कर चुके हैं, या टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर कितनी बन रही है, ठीक। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन राइटिंग लोन लेने में भी हेल्प करता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्रांट्स और लोन टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। मतलब कि जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ गारंटी लेता है ना, या फिर ये देखता है कि लोन हम जिसे प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रिटर्न करने की कैपेसिटी है कि नहीं। कैपेसिटी वो देखता है किस बेस पे, बेस देखता है कि किस बेस पे हम दे रहे हैं। तो जो अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं कंपनी के या फर्म के, यानी बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो हेल्प करते हैं लोन लेने में। जिस भी बिजनेस का जितना ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होगा उसे लोन उतनी इजिली मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जो अकाउंटिंग है वो मदद करती है किसमें, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन लेने में क्या करती है, अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है आपका एडवांटेजेस। हमने क्या कंप्लीट किया है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये टॉपिक हमने आपको कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए आपको नोट्स, अगर आपको नोट्स कैसे मेंटेन करनी नहीं समझ में आ रही है तो सारी नोट्स आप सिर्फ वीडियो से ही मेंटेन कर सकते हैं। सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप वीडियो से ही अपने नोट्स बना लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रही। बाकी अगर आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है तो आप उसे भी अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने से सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। आपके सेल्फ नोट्स मतलब कि सिर्फ कहीं से कॉपी नहीं करना है वीडियो से या
बुक से कॉपी नहीं करें, अपने सेल्फ कुछ यूनिक नोट बनाइए, क्योंकि ये वीडियो आप अब आपके क्लास में जितने बच्चे हैं सब वीडियो देख रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो क्या करेंगे, सीधे सीधे मैडम ने जो दिखाया है उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे, वही एग्जाम में छाप के चले आएंगे, है ना। तो खुद को दूसरे से यूनिक बनाने के लिए क्या करना है, अपने सेल्फ नोट मेंटेन करिए, ठीक। बाकी आपकी मर्जी। तो लिमिटेशन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमें लिमिटेशन देखनी है कि क्या क्या लिमिटेशन है। कहते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो एडवांटेजेस तो हमने कवर कर लिया। अब आइए अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स भी देखते हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक्स है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग प्रिसाइज नहीं है, मतलब कि अकाउंटिंग इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पर्सनल बैस या जजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल बैस या जजमेंट से पूरी तरह से फ्री नहीं है। क्या कह रहा है भैया, ये इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अरे भैया बैस का मतलब होता है कि जो हम लोग पक्षपात नहीं कर देते हैं, पक्षपात आप समझते हैं ना, तो उसका मतलब यही है कि जो पर्सनल पक्षपात है या जजमेंट है उससे कंप्लीटली फ्री नहीं है अकाउंटिंग, कहीं ना कहीं। जैसे कि अपने अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाना या अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो करना, ये तो हर बिजनेसमैन चाहेगा, कोई भी अपनी इमेज को खराब करना तो चाहेगा नहीं। तो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंपेबिलिटी तो ला रहे हैं, एक रूपता भी ला रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें पर्सनल बेस तब भी हो रहा है, मतलब अपनी चीजों को छुपाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये ड्रॉबैक है किसका, अकाउंटिंग का। सेकंड इज अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट। हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होती है, देखिए एसेट्स हम आगे जब अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे तो सारी चीजें बताएंगे कि क्या एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग के फॉर्म में क्या डेफिनेशन होती है, सब आगे हम एक चैप्टर है अकाउंटिंग टर्म उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट्स बताता है क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसेट्स एंड एयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो अकाउंटिंग है वो एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन लेस करके। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करेंट मार्केट वैल्यू। उसके करेंट मार्केट वैल्यू पे हम एसेट्स को नहीं लिखते। ये क्या है, ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है कि अकाउंटिंग में जो एसेट्स है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो जो हम बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू दिखाते हैं वो वो एसेट्स की वैल्यू जो अभी है वो वैल्यू नहीं दिखाते हैं, जो उसकी वैल्यू रहती है बुक वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट जो रहती है, हम उस पे क्या दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स को दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी 10,000 है, जबकि इस समय करंट में 20,000 आपकी मार्केट वैल्यू है, तो हम जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं वो 10,000 दिखा रहे हैं ठीक। जस्ट अपोजिट 10,000 मार्केट वैल्यू है और 20,000 आपकी बुक वैल्यू है। हम जो दिखा रहे हैं बुक वैल्यू दिखा रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। बुक वैल्यू हम 20,000 दिखा रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू हम क्या दिखा रहे हैं, 20,000, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है इस समय करंट में 10,000, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है किसका, अकाउंटिंग का, कि एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। जो अकाउंटिंग है वो प्राइस लेवल के चेंजेस को क्या करता है, इग्नोर करता है। ये जो हमने आपको ऊपर बताया है, अकाउंटिंग क्या कर रहा है कि जो डे टू डे प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट के, उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। ये दोनों सिमिलर है, एक तरह से समझ लीजिए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर। जो मनी में चेंजेस हो रहे हैं, वैल्यू मनी की वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है क्या, अकाउंटिंग। तो ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट, इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का वो सिर्फ क्या ले रहा है, क्वालिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटेटिव जो इंफॉर्मेशन होती है इसको इग्नोर करके सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्वांटिटी में ही लेता है। जैसे कि हमने बता दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी बिजनेस में 2 मशीन है,
है ना, एक बिल्डिंग है, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और एक तरफ दूसरे बिजनेस में दिया गया है कि 2 मशीन है 10 लाख रुपए की, और एक बिल्डिंग है आपकी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटेटिव वो दी गई है, वैल्यू दी गई है, मतलब इसकी वैल्यू मनी में डिफाइन की गई, इसलिए इसको कंसीडर किया जाएगा, जबकि पहले वाले में कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी मशीन की वैल्यू नहीं दी गई है। तो वही वो कह रहा है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी यानी कि मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम मनी में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है क्या? अकाउंटिंग। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है? इग्नोर करता है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक। लास्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब ये देखिए, ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझिए। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट a more favorable position of the business than the actual position। विंडो ड्रेसिंग एक फेज है, इसका मतलब होता है जैसे कि हम दिखावा जो करते हैं, जो हम दिखावा करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनिपुलेट कर रहा है प्रेजेंट कंडीशन को उसकी एक्चुअल कंडीशन से। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि हर बिजनेसमैन अपनी इमेज को अच्छा दिखाना चाहता है। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी, अगर उसको हर साल लॉस हो रहा है तो प्रॉपरली तो उसे लॉस ही दिखाना चाहिए, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर पॉजिटिव में दिखाने, मतलब अपनी इमेज को पॉजिटिव रखना चाहता है। भले वो लॉस में जा रहा है, लेकिन वो पब्लिक के सामने क्या कर रहा है? पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब हर चीज अच्छी अच्छी दिखा रहा है। क्योंकि अगर लॉस दिखाएगा तो क्या उसके बिजनेस में कोई इंटरेक्ट करेगा? उसके बिजनेस में कोई ज्वाइन होगा? नहीं। इसलिए कहता है कि विंडो ड्रेसिंग का केस क्या करती है? अकाउंटिंग मैनिपुलेट करती है प्रेजेंट पोजीशन को उसकी एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। आई होप लिमिटेशन क्लियर है ना? आगे चलते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। एक्सप्लेन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के 2 यूजर्स होते हैं। हमने लास्ट क्लास में यूजर्स की बात की थी ना, कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना, कम्युनिकेशन करना किसके साथ? यूजर्स के साथ। और कौन कौन से यूजर्स है हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे, ये बात हमने की थी ना। तो यूजर्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स, 2 तरह के, मतलब जो यूजर्स है अकाउंटिंग के, उनको क्या किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूजर कौन है? एक्सटर्नल यूजर कौन है? इंटरनल यूजर सिर्फ 3 होते हैं। इंटरनल यूजर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लासिफाइड किया गया है 3। पहला कौन सा? देखिए, यूजर में बी कैटेगराइज इनटू इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। फर्स्ट यानी कि ए इज इंटरनल यूजर। कौन से? ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, इन तीनों को इंटरनल यूजर कहा जाता है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल को समझने के लिए आपको समझा दें कि वो लोग या वो सारे लोग जो इंटरनली बिजनेस को हैंडल करते हैं वो सारे इंटरनल यूजर कहलाते हैं, और जितने उसके अलावा सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर होते हैं। जैसे कि ओनर बिजनेस चला रहा है, भाई ओनर का ही तो बिजनेस है, तो वो इंटरनली बिजनेस को रन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इंटरनल यूजर। मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस का मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो क्या हो गया? इंटरनल यूजर। एम्प्लॉयज बिजनेस के लिए वर्क करते हैं, है ना। एम्प्लॉयज जैसे कि किसी फर्म में एम्प्लॉय है, तो आप उससे जाके अगर मान लीजिए आप रिलायंस डिजिटल में गए, आपको मोबाइल लेना है, तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां का एम्प्लॉय है, आप उसी से डिटेल पूछेंगे और मोबाइल उससे परचेज करके आएंगे ना। तो वो जो आपको प्रेजेंट कर रहा है मोबाइल, वो रिलायंस डिजिटल की तरफ से प्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पे वर्क कर रहा है, तो यानी वो बिजनेस के लिए वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉय आपका इंटरनल यूजर। क्लियर है? तो इंटरनल यूजर में पहला ओनर।
ओनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन अ बिजनेस, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, एंड दस दे आर द एक्सपोज द मैक्सिमम रिस्क, और वो ही होता है जो सबसे ज्यादा रिस्क को बियर करता है। सो दे ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, इसलिए वो चाहता है कि उसके कैपिटल की हमेशा क्या हो, सेफ्टी में रहे उसका कैपिटल, ठीक है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज की जाती है फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन लेने के लिए, ठीक। एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एम्प्लॉयज वो यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों, टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। किसी भी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने में जो लोग जिस तरह से इन्वॉल्व है या जिस तरह से जितने इंटरेस्टेड हैं उसके बेस पे भी आप इंटरनल एक्सटर्नल को डिफाइन कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिए नेसेसरी है, ओनर के लिए तो नेसेसरी है, भैया हमारा बिजनेस है और हमें क्या करना है, सारी डिटेल अपने बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए, तो ओनर तो इंटरेस्टेड रहेगा ही। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको वेरियस डिसीजन लेने हैं, तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का पूरा राइट्स भी है और उस वो भी इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय क्या इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है वो कंपनी रेगुलरली डूबती जा रही है, मतलब लॉस में जा रही है, तो आपको अपना भी फ्यूचर डूबता नजर आएगा ना, तो इसीलिए एम्प्लॉयज भी क्या रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, ये इंटरनल यूजर हो गए, क्लियर है, इंटरनल यूजर, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब वो सारे यूजर्स जो हेल्प करते हैं बिजनेस को रन करने में या बिजनेस से इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं। जैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये क्या है, एक्सटर्नल यूजर है, क्यों, क्योंकि बैंक से हम लोन ले सकते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लोन टू बिजनेस, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। सो अब लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में। बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में कौन इंटरेस्टेड होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट देखने में जो जो जिस तरह से इंटरेस्टेड होते हैं उनकी हमें बात करनी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको बिजनेस को लोन देना है और बिजनेस लोन रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरी है देखना। सो दे आर इंटरेस्टेड in financial information to ensure the safety and recovery of the loan, ठीक है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर वो व्यक्ति है या वो फर्म है या वो बॉडी है जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंड सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, इसकी सेफ्टी के लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखते हैं, ठीक। क्रेडिटर कौन है, जिससे हम माल उधार लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे हम माल उधार लेते हैं वो व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है, क्यों, क्योंकि उसे हमें पैसा देना है, पैसा वापस करना है। क्रेडिटर प्रोवाइड्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर क्या करते हैं, गुड्स को क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है पूरे अकाउंट्स में या पूरे हर जगह क्या मतलब होता है, क्रेडिट का उधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वहां किस कॉलम में आता है, क्रेडिट, और जब हाँ, और यहाँ पे बिजनेस पे हम बता रहे हैं कि क्रेडिट का मतलब उधार। तो पूरी जनता, जितने भी जनता जनार्दन है, सब इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं जो अकाउंटिंग नहीं जानते हैं कि क्रेडिट का मतलब उधार। तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया 10,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, 10,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मतलब तो लोग सोचते हैं अरे 10,000 रुपए क्रेडिट हो गया मतलब कि कट गया है ना, पैसा चला गया, किसी ने निकाल लिया, नहीं, क्रेडिट है, यानी कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा है, और जमा है इसका प्रूफ, इसको क्यों ये उधार किस लिए हुआ, क्योंकि भैया आपने अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है मेरे साथ तो वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था कि जो पासबुक होती है इसमें एंट्री कौन करता है, इसमें एंट्री बैंक करता है, कौन करता है, बैंक करता है, और बैंक के लिए तो लाइबिलिटी ही है ना। आपने अगर कोई पैसा बैंक को जमा किया है तो मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए जमा किए, तो ये तो बैंक के लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी जनरेट हो गई ना, तो उसके लिए तो ये क्रेडिट अमाउंट ही होगा। और पासबुक ही रहती है हमारे पास जिसमें एंट्री कौन करता है, बैंक, तो वहां पे क्रेडिट ही तो लिखेगा। अब आई बात समझ में,
ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है जनता जनार्दन, आगे चलते हैं। So they need accounting information to ascertain the financial soundness of the firm, इसलिए इनको जरूरत होती है accounting information की। गवर्नमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई भैया? बिल्कुल जरूरत पड़ गई। टैक्स लाइबिलिटी, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू टैक्स लाइबिलिटी। द गवर्नमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू एसेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी, किसी बिजनेस एंटिटी की कितनी टैक्स लाइबिलिटी है, कितना उसने जमा किया, कितना उसने जमा नहीं किया, कितनी उसने टैक्स की चोरी की है, कहाँ से क्या फ्रॉड किया, ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? बुक्स ऑफ अकाउंट से। रिसर्चर्स, ये भी एक्सटर्नल है आपके यूजर। जो भी रिसर्चर्स हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हैं। अब आप कहेंगे अकाउंटिंग का रिसर्च से क्या लेना देना, तो बेटा अकाउंटिंग के रिसर्चर की हम बात कर रहे हैं। रिसर्चर जहां नाम आता है लोग सिर्फ साइंस की तरफ भागते हैं कि हाँ कोई किसी चीज का रिसर्च का मतलब है कुछ न्यू जनरेट होना, कोई नया इनोवेशन होना। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं कि उनके लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है कि कहाँ पे क्या कमी है, ये सब रिसर्चर्स ही वर्क करते हैं इस पे। ठीक है आगे आ जाइए। कंज्यूमर, लास्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या जरूरत है? अब आप कहेंगे कंज्यूमर को अकाउंटिंग देखने की क्या जरूरत है? क्या करेगा कंज्यूमर अकाउंटिंग देख के? दे एक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल। गुड अकाउंटिंग कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए कंज्यूमर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी होता है देखना। विच विल बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस यानी कि कम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है क्लियर है? तो यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे हमने डिस्कशन किया। कितने यूजर्स है? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सिर्फ 3, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल यूजर आपके बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गए, गवर्नमेंट है, रिसर्च, कंज्यूमर, ये सब क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल यूजर। ठीक आगे बढ़े। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव। आइए डिस्कशन करते हैं। अभी तक तो मैडम आपने बात की कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो क्वालिटेटिव होने चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। अब ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, क्वांटिटेटिव तो जरूरी है, मतलब जिसे नंबर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है वो तो नीड, उसकी तो नीड है ही, उसके साथ साथ क्वालिटेटिव भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसमें? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। कैसे होती है ये देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हिच एनहांस इट अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। इसकी क्या बढ़ाती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी कि समझने की जिसे अच्छे से समझा जा सकता है और उतने ही अच्छे से यूज में लाया जा सकता है। ठीक है उस क्वालिटी को बढ़ाती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिलायबिलिटी। एक reliability implies that information must be free from material error and personal bias। reliability का मतलब है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो पर्सनल बैस से परे होनी चाहिए। बियॉन्ड द पर्सनल बैस मतलब उसमें अपने फायदे की बात नहीं होनी चाहिए। जो रियलिटी है रिलायबिलिटी लानी चाहिए, जो चीजें हैं वो ही शो करिए आप। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस ही दिखाइए, अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है टैक्स लायबिलिटी ही दिखाइए। अपनी एसेट्स को उसी कॉस्ट पे दिखाइए जिस कॉस्ट का उस पे रूल है। ये सारी चीजें मतलब रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिलेवेंस यानी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या लिया जा सके? डिसीजन मेकिंग किया जा सके, यूजर्स कुछ डिसीजन ले सके। बेमतलब की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि समझने योग्य होना चाहिए। जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं वो जो भी प्रिंसिपल है, जो मैनर है, जो मेथड है उसी के बेस पे बनाइए। अगर कहा गया है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है जिसे आसानी से समझा जा सके। इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन
डिस्क्लोज की जा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन सच अ मैनर, जिस भी मैनर दैट दिस आर इजियल अंडरस्टेबल, मतलब कि वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर रहे हैं। ठीक, लास्ट इज कंपेरेबिलिटी, कंपेयर जो भी मतलब कि कंपेयर करने योग्य हो, मतलब कंपेयर किया जा सके, आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसको इंट्रा फर्म या इंटर फर्म में कंपैरिजन करना हो तो कर सकते हैं। इंट्रा और इंटर का मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे कि इंट्रा बिजनेस है तो विद इन द स्टेट, इंटर बिजनेस है तो बियॉन्ड द स्टेट। ठीक है, तो या फिर अगर फर्म की बात करें तो एक अगर फर्म है, ये फर्म अगर क्लोज में डीलिंग करती है तो जो भी इसमें डीलिंग करता है क्लोज, मतलब क्लोज में जितनी फर्म डीलिंग करती है वो आपकी इंट्रा फर्म हो जाएगी, और जो उससे बाहर के हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटर फर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या था, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, हम अगली क्लास में मिलेंगे। ये सारी वीडियो, ये सारे जो स्लाइड्स हैं, जो कंटेंट है, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे यहीं से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट आज हमने क्या कवर किया, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हमने एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है। उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पे हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड लास्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज हम लोग ने कवर किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।